मेरी माँ ने मरने से ठीक पहले मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि मेरी असली पहचान इस घर में किसी को नहीं पता, और इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। पूरा परिवार उस समय यही समझता रहा कि वे अंतिम समय में अड़ियल बुखार और कमजोरी के कारण कुछ भी बड़बड़ा रही हैं। लेकिन उस 13वीं के दिन मुझे जो पीली पड़ चुकी डायरी और वो पुराना खत मिला, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मुझे यह एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं अपना पिता, जिस घर को अपना परिवार और जिस समाज को अपनी दुनिया मानती आई थी, वो सब एक बहुत बड़ा सुनियोजित और भयानक झूठ था। उस खत की पहली पंक्ति ने मेरे दिल पर जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। और इसके बाद जो हुआ, उसे जानने के बाद आप कभी अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। इस सच को पूरा देखने की हिम्मत है तो अंत तक बने रहे। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने ही घर की चार दीवारी किसी काल कोठरी जैसे लगती है। मेरा नाम आयुषी है। हमारे घर में हमेशा से ही भेदभाव की एक अजीब सी दीवार खड़ी थी। मेरे बड़े भाई को इस घर का सूरज माना जाता था और मुझे घर का बोझ। मेरी माँ जो हमेशा चुपचाप हर जुल्म को सहती आई थी, उनके सीने में कई राज दफन थे। पापा, यानी जिन्हें मैं पापा कहती थी, उनकी नजरों में मेरे लिए कभी प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत और खीस थी जो वे अक्सर मुझ पर चिल्लाकर निकाला करते थे। जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि शायद माँ और भाई की तरह मैं सुंदर या होशियार नहीं हूँ, इसीलिए सब मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ आने लगा कि यह नापसंद सिर्फ उपेक्षा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक वजह थी। घर में जब भी कोई मेहमान आता, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था। मेरी माँ अक्सर रात के अंधेरे में रोया करती थी और कहती थी कि बेटी, अपनी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि एक दिन तुम्हारी यह पहचान ही इस खानदान के पाखंड को मिट्टी में मिला देगी। उस वक्त मैं उनकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाती थी। मुझे लगता था कि शायद माँ मेरी शादी की फिक्र में ऐसा कहती हैं, लेकिन वो फिक्र नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य था जो उनकी जान ले गया। वो दिन मुझे आज भी तारीख दर तारीख याद है, जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। सब लोग औपचारिकताएं निभा रहे थे। मेरी भाभी और बड़े भाई को छोड़कर किसी के आंखों में आंसू नहीं थे, और उनकी आंखों में भी आंसू दुख के कम और इस बात के ज्यादा थे कि अब रस्म और रिवाज में खर्चा कितना होगा। माँ पिछले कई महीनों से बीमार थी, बिस्तर पर थी, कोई उनकी सही से देखभाल नहीं करता था। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी हर सांस के साथ मेरी जान निकल रही थी। जिस वक्त उन्होंने दम तोड़ा, उस समय कमरे में सिर्फ मैं और वे थी। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा, एक ठंडी सांस ली और बहुत ही धीमी लेकिन रूंधे हुए गले से कहा कि मेरी असली पहचान इस घर में किसी को नहीं पता। और फिर उनका हाथ मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैंने चीख कर पूरे घर को बुलाया। सब दौड़े आए, लेकिन माँ के जाने के बाद किसी के चेहरे पर वो शौक नहीं दिखा जो एक माँ के जाने पर होना चाहिए था। पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि चलो अच्छा हुआ, लंबी बीमारी से पीछा छूटा। उनका यह संवेदनहीन रवैया मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गया। 13वीं की रस्मों के बाद जब मैं माँ के पुराने संदूक को समेट रही थी, तो उसके सबसे नीचे एक तहखाने जैसा हिस्सा मिला जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उस संदूक के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ पुराना बक्सा था। जब मैंने उसे खोला तो उसमें मेरी माँ की कुछ पुरानी चूड़ियां, एक अजनबी औरत की तस्वीर और एक खत मिला। वो खत किसी और का नहीं, बल्कि मेरी माँ का ही लिखा हुआ था। लेकिन उसमें जो लिखा था, उसे पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई। खत की शुरुआत में लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम यह पढ़ रही हो
तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और तुमने वो सच जान लिया है जिसके डर से मैं इतने सालों तक घुट घुट कर जीती रही। तुम इस घर की बेटी नहीं हो और न ही तुम्हारे तथाकथित पापा तुम्हारे असली पिता है। चौंकिए मत, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि उस जुल्म की दास्तान है जो एक बेबस औरत के साथ तब हुआ था जब उसे अपनी ही पहचान मिटाने पर मजबूर कर दिया गया था। खत में आगे लिखा था कि आज से 25 साल पहले जब मैं इस शहर में नई नई आई थी और मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब इन लोगों ने, यानी जिन्हें तुम पापा और ताऊजी कहती हो, एक खौफनाक साजिश रची थी। तुम्हारे असली माता पिता बहुत बड़े घराने से थे, लेकिन एक सड़क हादसे और पारिवारिक साजिश के तहत उन्हें खत्म कर दिया गया और उस समय की उनकी इकलौती वारिश यानी तुम्हें, 1 साल की बच्ची को इन लोगों ने अपने गोद में ले लिया ताकि उस परिवार की सारी संपत्ति और जमीन पर कब्जा किया जा सके। मुझे इस साजिश में मोहरा बनाया गया था और मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने कभी सच बताने की कोशिश की तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी ही बेटी को एक दासी की तरह पाला है, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरी एक गलती तुम्हारी जान न ले ले। यह सब पढ़कर मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे मुंह से चीख निकलनी चाहिए लेकिन गले में ही अटक गई। क्या सचमुच जिस घर में मैंने अपने जीवन के 22 साल एक नौकरानी की तरह बिताए, जहां मुझे हर रोज जलील किया गया, जहां मेरे भाई को राजा बेटा बनाकर पाला गया और मुझे पैरों की जूती समझा गया, वह मेरा अपना था ही नहीं? क्या मेरे असली माँ बाप की हत्या इन लोगों ने की थी? इन सारे सवालों ने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया। मैंने तुरंत उस खत को अपनी छाती से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। मेरे अंदर का डर अब एक भयानक गुस्से में बदल चुका था। जिस परिवार को मैं अपना खून मानती थी, वे मेरे सबसे बड़े कातिल और दुश्मन थे। मैंने तय कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इस साजिश की तह तक जाऊंगी और इन दरिंदों को उनके किए की सजा दिलाऊंगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था सिवाय उस पुराने खत और एक तस्वीर के। अगर मैं तुरंत जाकर इन लोगों से पंगा लेती तो वे इस खत को भी छीनकर जला देते और मुझे पागल साबित कर देते। इसीलिए मैंने एक लंबी खामोशी का रास्ता चुना। मैंने अपने आंसू पोंछे, खत को अपनी जैकेट के अंदर छिपाया और खुद को इस तरह सामान्य दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। हर बार जब मैं पापा या भाई को देखती तो मेरे भीतर नफरत का एक बवंडर उठता, लेकिन चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लानी पड़ती। पापा पहले की तरह ही मुझ पर हुक्म चलाते थे। एक शाम जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तब मैंने इस खेल की पहली चाल चली। मैंने बहुत ही शांत स्वर में पापा से पूछा कि पापा, माँ के जाने के बाद अब इस घर की सारी पुरानी चीजें और कागजात किसके पास रहेंगे? यह सुनते ही पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने प्लेट पर जोर से चम्मच पटकी और कहा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम इन सब चीजों के बारे में पूछो। जो माँ का था वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारे भाई का है। तुम्हारा इस घर में सिर्फ इतना हक है कि चुपचाप रहो और जब हम कहे तब अपनी शादी करवा लो। हम तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में तय कर रहे हैं जहां से हमें अच्छा दहेज और पैसे मिल सके। यह सुनकर मेरी भाभी जोर से हंसी और बोली कि अरे भाई साहब, इसको तो बिना दहेज के भी कोई ले ले तो गनीमत समझो। इतने नखरे कहाँ से सीख आई है? भाई ने भी ताना मारा कि इसके नसीब में तो बस रसोई और झाड़ू पोछा ही लिखा है, ज्यादा मत सोचो। उस समय मेरे दिल पर जो गुजरी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने मन ही मन खुद से कहा कि रुको, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है और तुम लोग जिस सोने के सिंहासन पर बैठे हो उसे मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा नाम आयुषी नहीं। मैंने धीरे धीरे अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि उस पुराने खत में
कुछ ऐसे पत्रों का जिक्र था जिसमें मेरे असली माता पिता के वसीयत नाम और उस संपत्ति के कागजात का उल्लेख था जो इन लोगों ने धोखे से हड़पी थी। वे कागज घर के ही किसी गुप्त स्थान पर होने चाहिए थे। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मैं दबे पांव उठी और पापा के स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। वह कमरा हमेशा बंद रहता था और वहां किसी की एंट्री नहीं थी। मेरे पास मास्टर चाबी नहीं थी, लेकिन पिछले कई दिनों से मैंने ध्यान दिया था कि पापा अपनी अलमारी की चाबी कहाँ छिपाते थे। मैंने धीरे से उस जगह पर हाथ डाला और चाबी मिल गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं इनकी नींद न खुल जाए। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। फाइलों का ढेर लगा हुआ था। एक एक फाइल को पलटने लगी, तभी अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। मेरे प्राण सूख गए। मैंने मुड़कर देखा तो पापा खड़े थे, जिनकी आंखों में नींद का नशा और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। उन्होंने मुझे उस वक्त वहां रंगों हाथों पकड़ लिया था। उन्होंने तुरंत बिजली जलाई और दहाड़ते हुए कहा कि ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चुराने आई हो? मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। मैंने डरने के बजाय सीधे आंखें मिलाकर कहा कि मैं कुछ चुराने नहीं आई पापा, बल्कि वह सच ढूंढने आई हूँ जिसे आप लोगों ने 25 साल से छिपा रखा है। पापा ने आव देखा न ताव एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। मेरा गाल सुन्न पड़ गया और मुंह से खून की हल्की सी धार बहने लगी। उन्होंने गुस्से से कांपते हुए कहा कि जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी। लगता है माँ के जाने के बाद संभालने वाला कोई नहीं बचा। कौन सा सच? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम सच की बात करोगी? तुम इस घर की एक ऐसी अनाथ लड़की हो जिसे हमने दया करके पाल लिया, वरना अब तक तुम कचरे के ढेर पर होती। यह सुनते ही मेरे भीतर का सारा बांध टूट गया। मैंने बिना डरे उनके मुंह पर कह दिया कि अनाथ मैं नहीं, बल्कि आप लोग हैं जो अपनों के खून के प्यासे और धोखेबाज हैं। मुझे सब पता चल गया है कि आपने मेरी असली पहचान और संपत्ति को छिपाने के लिए क्या क्या पाप किए हैं। वो खत मेरे हाथ लग चुका है। यह सुनते ही पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे की शक्ति पल भर के लिए गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से वो फाइल छीननी चाहिए, लेकिन मैंने पीछे हटकर कहा कि अब वह खत और सबूत सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। अगर आपने मुझ पर या मेरी जान पर जरा भी हाथ उठाने की कोशिश की तो यह सारा सच पुलिस और कोर्ट के सामने होगा। पापा ने मुझे धमकाते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और अगर तुमने ज्यादा उछल कूद की तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगले ही दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पापा ने मुझे घर में नजरबंद कर दिया, मेरा फोन छीन लिया गया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। भाई और भाभी भी इस साजिश में शामिल हो चुके थे। वे लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर ताने कसते थे कि ज्यादा उड़ने का शौक था ना, अब भुगतो। मुझे उस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां न तो खिड़की थी और न ही बाहर की दुनिया से संपर्क का कोई साधन। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरी यह बगावत फेल हो गई और मैं इस सातिर लोगों के जाल में पूरी तरह फंस चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो तो भगवान भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। मेरे कमरे की सफाई के लिए एक पुरानी नौकरानी आती थी जिसका नाम मंगला मौसी था। वो इस घर में तब से काम कर रही थी जब भी मैं पैदा भी नहीं हुई थी। वो बहुत ही दयालु और सीधी औरत थी। वो अक्सर मेरी माँ पर होने वाले जुल्मों को चुपचाप देखती और रोती थी। उस दिन जब वो कमरे में झाड़ू लगाने आई तो मैंने तेजी से उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि मौसी, मुझे यहाँ से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मंगला मौसी का दिल पसीज गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तेरे पापा और ताऊ जी ने जो किया है
उसका पाप का घड़ा भर चुका है। मैं तेरी मदद करूंगी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से एक पुराना स्मार्टफोन निकाला जिसे उन्होंने मुझसे छिपा कर रखा था और कहा कि ले, इसे रख ले। मैंने अपने एक रिश्तेदार वकील साहब का नंबर तुझे दे दिया है, उन्हें फोन कर और सब बता दे। वो पल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने तुरंत उस फोन से उन वकील साहब को फोन किया जिनका जिक्र मेरी माँ के उस खत में भी था। वकील साहब जिनका नाम एडवोकेट वर्मा था, वे मेरे असली माता पिता के बेहद वफादार और पुराने शुभचिंतक थे। जब मैंने उन्हें अपना नाम और अपनी माँ का वो खत पढ़ाकर सुनाया तो फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। उनकी भारी आवाज में कंपन साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी आयुषी, तू जिंदा है। हम सब तो यही मानते थे कि उस हादसे में तुम दोनों ही खत्म हो गए थे। इन लोगों ने अदालत में फर्जी कागजात जमा करके सारी संपत्ति हड़प ली थी और हमें भनक तक नहीं लगने दी। तुम बिल्कुल मत डरो। कल सुबह पुलिस और कोर्ट के वारंट के साथ उस घर में पहुंच रहा हूँ। तब तक अपनी जान बचाकर रखना। वह फोन रखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। मुझे लगा कि अब न्याय दूर नहीं है, लेकिन वो रात कयामत की रात साबित हुई। पापा को शायद किसी तरह भनक लग गई थी कि मैंने किसी से संपर्क कर लिया है। रात के करीब 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। पापा, भाई और 2 अनजान लोग अंदर आए। पापा की आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने मेरे हाथ से वो फोन छीन लिया और गुस्से से पागलों की तरह चीखे कि तू बाज नहीं आएगी। तू हमारे ही घर में बैठकर हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। भाई ने आगे बढ़कर मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि आज इसे इस घर से हमेशा के लिए गायब कर देना होगा, वरना यह हमारी पूरी सल्तनत छीन लेगी। मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गई। मुझे लगा कि आज वाकई मेरा अंत तय है। वे लोग मुझे जबरदस्ती घसीटकर बाहर ले जाने लगे। तभी अचानक मुख्य गेट पर जोरदार हथौड़े पड़ने की आवाज आई। धड़ाधड़ दरवाजों पर प्रहार होने लगा। पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। पापा और भाई के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एडवोकेट वर्मा अपनी पूरी टीम और पुलिस बल के साथ अंदर दाखिल हुए। पुलिस की फ्लैश लाइट की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। एडवोकेट वर्मा ने आगे बढ़कर पापा को कॉलर से पकड़ लिया और कड़क आवाज में कहा कि खेल खत्म बाबूलाल, 25 साल का नाटक अब बंद करो। ये लड़की कोई अनाथ नहीं, बल्कि इस खानदान की असली वारिस और इन सब की मालकिन है। पुलिस ने तुरंत पापा और भाई को हथकड़ी पहना दी। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन कानून और सच्चाई के आगे उनकी एक न चली। उस वक्त जब मैंने पुलिस की गाड़ी में उन्हें ले जाते हुए देखा तो मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो खुशी के आंसू थे जो यह गवाही दे रहे थे कि सच चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। इसके बाद का सफर कानूनी लड़ाई और उस संपत्ति को वापस पाने का था जो मेरा हक था। कोर्ट में कई महीनों तक केस चला। वे सारे दस्तावेज, वो पुराना खत, मंगला मौसी की गवाही और डीएनए टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि मैं ही उस परिवार की इकलौती और असली वारिस हूँ। अदालत ने फैसला मेरे पक्ष में सुनाया। पापा और भाई की धोखाधड़ी, अपहरण और संपत्ति हड़पने के जुल्म में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जिस घर में मुझे एक दासी की तरह रखा गया था, आज उस घर के मालिक हम थे। लेकिन इस पूरी जीत के बाद भी मेरे दिल में कोई खुशी या अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी जो मेरी इस जीत को देख पाती। मैंने उस बड़े से घर में अकेले बैठकर उस खत को दोबारा पढ़ा और माँ की तस्वीर को गले लगाकर बहुत रोई। मुझे समझ आया कि जिंदगी में पैसा और शोहरत सब धरी की धरी रह जाती है। असली चीज होती है इंसान के कर्म और उसका आत्मसम्मान। जिन लोगों ने दूसरों को नीचा दिखाने और उनकी पहचान मिटाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वे खुद अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। समय का पहिया ऐसे घूमा
कि आज वे लोग एक एक दाने के मोहताज हो चुके थे, जिन्हें कभी अपनी ताकत पर घमंड था। अदालत के फैसले के बाद जब मैं उस हवेली में वापस आई, तो वो पूरा घर मुझे एक खंडहर की तरह लग रहा था। जहाँ कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार होता था, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। भाई की पत्नी, जो मुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म किया करती थी, वो भी अपने पति के जेल जाने के बाद घर छोड़कर जा चुकी थी। रिश्तेदार जो कभी पापा के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। लेकिन मैंने उन सब का असली चेहरा बहुत अच्छे से देख लिया था। मैंने किसी को भी अपने करीब नहीं भटकने दिया। मेरे साथ केवल मंगला मौसी थी, जिन्होंने उस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। मैंने उन्हें उस घर में सम्मानजनक जगह दी और अपनी माँ की तरह माना। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान मुझे ये भी पता चला कि मेरे असली माता पिता कितने नेक दिल इंसान थे। लोग आज भी उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को याद करते हैं। मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं ऐसे महान लोगों की खून हूँ, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इन दिनों मेरा अधिकांश समय वकीलों के दफ्तरों, कागजी कार्रवाई और सुलझाने हुए अपनी टूटी हुई मानसिक स्थिति को संभालने में बीतता था। लंबी रातें और अकेली होती थी, लेकिन हर सुबह मुझे एक नई शक्ति देती थी कि अब मुझे रुकना नहीं है, बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए मिसाल बनना है, जो आज भी किसी न किसी घर में चुपचाप अत्याचार सह रही हैं। समय बीतता गया और घाव थोड़े भरने लगे। मैंने कानूनी रूप से उस संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो बैंक खाते और संपत्तियों मेरे नाम पर होनी चाहिए थी, वे सब अब मेरे अधिकार क्षेत्र में थी। लेकिन मेरे भीतर भौतिक सुखों के प्रति कोई लालच नहीं था। मैं जानती थी कि ये सब मुझे किसी भोग विलासता के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसीलिए मिला है ताकि मैं अपने माँ के उस सपने को पूरा कर सकूं, जो उन्होंने घुट घुट कर जिया था। मैंने तय किया कि इस संपत्ति के एक बड़े हिस्से का उपयोग समाज सेवा और महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैंने उस विशाल हवेली को और उसके आसपास की जमीन को एक बड़े सामाजिक ट्रस्ट में बदलने का फैसला किया। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उन अनाथ, बेसहारा और पीड़ित लड़कियों को आश्रय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता देना था, जिन्हें समाज या परिवार द्वारा ठुकरा दिया गया हो। जब मैंने इस बात की घोषणा शहर में की, तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कल तक मुझे उपेक्षा की नजर से देखते थे, आज मेरी इस दरिया दिली की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मुझे लोगों की तारीफ या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना था कि जो नर्क मैंने झेला है, वो इस दुनिया की कोई और बेटी न झेले। हवेली को एक सेवा केंद्र और पुनर्वास स्थान में तब्दील करने का काम तेजी से शुरू हो गया। मैंने उसका नाम मां स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। उस घर के हर कोने जहाँ कभी मेरे रोने की आवाज गूंजती थी, अब वहाँ छोटी छोटी बच्चियों की हंसी और पढ़ाई की आवाजें गूंजने लगी। जो कमरे कभी अत्याचार और नजरबंदी के गवाह थे, वे अब सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र बन चुके थे। मंगला मौसी इस पूरे बदलाव की मुख्य देखरेख करने वाली बन गई। उनके चेहरे पर जो संतोष और खुशी अब दिखाई देती थी, उसे देखकर मेरी आधी थकान मिट जाती थी। हर रोज शाम को जब मैं उन बच्चियों के बीच बैठती थी, तो मुझे अपनी बचपन की परछाई उनमें दिखाई देती थी। मैं उन्हें पढ़ती, समझाती और सिखाती कि कैसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना है। इस काम में एडवोकेट वर्मा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ कानूनी मदद की, बल्कि ट्रस्ट को सही दिशा देने में भी अपना पूरा योगदान दिया। धीरे धीरे मेरा यह प्रयास शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। दूर दूर से ऐसी लड़कियां और महिलाएं आने लगी, जिन पर घरेलू हिंसा या अन्याय हुआ था। हमने उन सबको शरण दी और अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दिया। इस पूरे सफर में मैंने एक बहुत बड़ी सच्चाई को महसूस किया। इंसान जब किसी पर अत्याचार करता है,
तो उसे लगता है कि उसका यह दौर हमेशा चलेगा। लेकिन कुदरत का न्याय बहुत धीमा जरूर होता है, पर अंधा नहीं होता। जेल के अंदर बंद बाबूलाल और मेरे तथाकथित भाई की हालत अब दयनीय हो चुकी थी। उनके अपने ही चहेते रिश्तेदार, जिन्होंने उनके पैसों के दम पर रिश्ते जोड़े थे, ने मुंह उनसे मोड़ लिया था। कोई भी उनकी जमानत या कानूनी पैरवी के लिए आगे नहीं आया। एक दिन जेल से किसी का संदेश आया कि बाबूलाल मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया। वो इंसान जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, जो मेरा कातिल और धोखेबाज था, आज वो मदद की भीख मांग रहा था। मैंने तय किया कि मैं जाऊंगी। जब मैं जेल में उस गंदी और तंग मुलाकात कक्ष में पहुंची और कांच की दीवार के उस पार बाबूलाल को देखा, तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर सुर्खियां थी और आंखों में पछतावे का समंदर था। मुझे देखते ही वे फपक फपक कर रो पड़े। उन्होंने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की और कांपते गले से कहा कि बेटी आयुषी, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर अपनी ही आत्मा को बेच दिया था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मेरे अपने मुझे छोड़कर भाग गए हैं और मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी हालत देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शिथिलता आई। नफरत तो बहुत थी, लेकिन उस समय उनके प्रति घृणा से ज्यादा मुझे दया आ रही थी। मैंने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में उनसे कहा कि पापा माफ कीजिए। यह शब्द आज भी मेरे मुंह से निकल जाता है। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जिन जख्मों पर आपने नमक छिड़का था, उन्हें भरने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई। आपने लालच में आकर न सिर्फ मेरे असली माता पिता को मारा, बल्कि मेरी पूरी पहचान और बचपन छीन लिया। कानून अपना काम कर रहा है और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैं यहाँ आपको माफ करने या सांत्वना देने नहीं आई हूँ, बल्कि यह दिखाने आई हूँ कि सच की ताकत क्या होती है। इतना कहकर मैं वहां से उठकर बाहर आ गई। उस मुलाकात के बाद मेरे दिल में वो आखिरी बोझ भी उतर गया, जो इतने दिनों से मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे अतीत के उस काले साए से पूरी तरह मुक्ति मिल चुकी है। मेरा जीवन अब सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन अनगिनत पीड़ित लड़कियों का जीवन बन चुका था, जिन्हें सहारे की जरूरत थी। मैंने उस दिन आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि मेरी माँ की आत्मा को अब जाकर सच्ची शांति मिली होगी। जिंदगी का पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ट्रस्ट अब एक बड़े पैमाने पर काम करने लगा था। हमारे यहाँ प्रशिक्षित होकर कई लड़कियां आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, नौकरियां कर रही थी और सम्मान की जिंदगी जी रही थी। मेरे जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। जिन लड़कियों को कभी इस घर में एक अनाथ और बोझ मानकर धक्के दिए जाते थे, आज उसी लड़की को पूरा शहर एक प्रेरणा और मार्गदर्शक के रूप में जानता था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब इस दुनिया में ही चुकाया जाता है। बाबूलाल और मेरे भाई को अदालत ने उनके अपराधों के लिए लंबी सजा सुनाई। जेल के अंदर ही बीमारी और अकेलेपन के चलते बाबूलाल की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाला कोई अपना नहीं था। अतः ट्रस्ट के माध्यम से ही मैंने एक इंसानियत के नाते उनका अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि मैं उस नफरत के दलदल में नहीं गिरना चाहती थी जिसमें वे खुद गिरे थे। भाई की स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। उनने जेल में ही मानसिक संतुलन खो दिया। यह सब देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा वैराग्य महसूस हुआ कि इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। फिर भी वो चंद दिनों की झूठी शान और संपत्ति के लिए अपनों का खून बहाने से नहीं हिचकिचाता। आज जब मैं इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे हर एक पन्ना किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा सच और दर्दनाक लगता है। मेरी माँ का वो आखिरी वाक्य, मेरी असली पहचान इस घर में किसी को नहीं पता, मेरे जीवन की वो मिसाल बन गई, जिसने अंधेरे के हर कोने को रोशन कर दिया। यदि वो खत मुझे न मिला होता और यदि मैंने उस खामोश डर को अपनी ताकत न बनाया होता, तो शायद आज मेरा वजूद भी इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट चुका होता।
मैंने इस संघर्ष से यह सीखा कि इंसान की पहचान उसके कागजी रिश्तों या उपनामों से नहीं होती, बल्कि उसके अपने कर्मों, उसकी ईमानदारी और उसके अटूट आत्मविश्वास से होती है। समाज में लोग आपको गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अगर आपके भीतर सच्चाई की आग जल रही है तो कोई भी आंधी आपको बुझा नहीं सकती। आज इस बड़े से घर में जो कभी मेरा कारागार था, अब हंसी खुशी और उम्मीदों का पहरा है। यहाँ कोई किसी की पहचान नहीं छुपाता, बल्कि हर कोई अपनी एक नई और मजबूत पहचान गढ़ता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि नियत, वफादारी और संस्कारों के होते हैं। जो लोग दूसरे का हक मारकर झूठ की नींव पर अपनी इमारत खड़ी करते हैं, उनका पतन निश्चित और भयानक होता है। माता पिता का सम्मान, विनम्रता, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया में कोई भी अन्याय हमेशा के लिए अमर नहीं रहता। वक्त आने पर हर झूठ का पर्दाफाश होता है और हर पापी को उसके कर्मों की सजा मिलती है। मेरी यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कभी न कभी किसी अपने के धोखे या समाज के अत्याचार का शिकार हुए हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरी माँ की आत्मा को आज सुकून मिला होगा, क्योंकि उनकी बेटी ने न सिर्फ अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई, बल्कि उन जैसे हजारों बेसहारा चेहरों को भी एक नई पहचान दे दी। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा खूबसूरत न्याय है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को झकझोर दिया हो और आपको यह एहसास कराया हो कि सच चाहे कितना भी गहरी खाई में छुपा हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा भयानक सच सामने आता तो आपका अगला कदम क्या होता। क्या आप भी आयुषी की तरह डटकर मुकाबला करते या खामोश रह जाते। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्ची कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी बेसहारा को अपनी असली पहचान और न्याय मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें, सच के साथ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।